गुड मॉर्निंग। यूट्यूब के डिजिटल वेब में आप सभी का स्वागत है। मैं गौतम कुमार आज सौर मंडल तथा ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न आप लोग के साथ साझा करूंगा और मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। तो चले हम लोग प्रश्न को देखते हैं किस प्रकार से सवाल आ सकता है। और आप कहीं से भी पढ़ें, ऑब्जेक्टिव सवाल जो है आपका एग्ज़ाम में जो आएगा वो बनना ही चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और उसी को ध्यान में रख के आप अपनी तैयारी को कीजिएगा और उसकी दशा एवं दिशा निर्धारित कीजिएगा। और आगे हम लोग बात करेंगे और लगातार मैं इस पर काम करता रहूँगा और लगातार जो है कुछ अभ्यास प्रश्न आपके साथ साझा करने का प्रयास करूँगा जब भी फ्री टाइम मुझे मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। चलें हम लोग सबसे पहला सवाल देखिए। सबसे पहला आकाश गंगा से संबंधित। आकाश गंगा क्या होता है? गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? तो तारों का समूह है। गैलेक्सी तारों का समूह है और संपूर्ण यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सी पाई जाती हैं और एक गैलेक्सी में 100 बिलियन तारे हैं। तो पूरे यूनिवर्स में 100 बिलियन, याद रखिएगा, 100 बिलियन गैलेक्सी है और एक गैलेक्सी में 100 बिलियन तारे हैं। ये याद रखना है आपको। यहाँ से सवाल का भी आ जाएगा। यहाँ पे जैसा कि कई सारी गैलेक्सी हैं, हम आपको बताएं 100 बिलियन गैलेक्सी है तो सूर्य जिस गैलेक्सी का भाग है या सौर मंडल जिस गैलेक्सी का भाग है उसे ही मिल्की वे कहा जाता है, ठीक है। दुग्ध मेखिला कहा जाता है या इसी को मंदाकिनी भी कहा जाता है। तो सवाल आपसे यह पूछ दिया जाता है कि हमारी जो आकाश गंगा मंदाकिनी है, मिल्की वे है, उसका आकार किस प्रकार है, उसका वर्गीकरण किस रूप में किया गया। तो यहाँ पे जैसा कि सवाल है कि आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, दूसरा है विद्युत गैलेक्सी के रूप में, तीसरा है अनियमित गैलेक्सी के रूप में और चौथा है गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो देखिए, गैलेक्सी का मुख्य रूप से 3 प्रकार होता है। स्पाइरल गैलेक्सी है ना, स्पाइरल गैलेक्सी, सर्पिलाकार गैलेक्सी हमारी जो आकाश गंगा है या मंदाकिनी है उसका आकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं, सही हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दूसरा जो है, दूसरा सवाल, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। यानी सूर्य भी स्थिर नहीं है, यह भी अपनी आकाश गंगा का गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सूर्य को आकाश गंगा का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो याद रखिएगा 25 करोड़ वर्ष लगता है। सूर्य गैलेक्सी का चक्कर 25 करोड़ वर्ष में लगाता है, इसे ही कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। तो याद रखिएगा 25 करोड़ वर्ष में सूर्य जो है पृथ्वी का, ये गैलेक्सी का, अपनी गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। इसे कॉस्मिक ईयर के नाम से जाना जाता है। तो कहीं से ये सवाल रहे तो इसको ठीक करिएगा आप लोग। कॉस्मिक ईयर किस क्या कहते हैं? तो कॉस्मिक ईयर कहा जाता है, याद रखिएगा। कॉस्मिक ईयर ये क्या है? तो सूर्य अपने गैलेक्सी का चक्कर 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए दिया हुआ था। ऑप्शन है 25 करोड़ वर्ष, 2.5 करोड़ वर्ष, फिर है आपका 10 करोड़ वर्ष, फिर है आपका 25 करोड़ वर्ष, उसके बाद है आपका 50 करोड़ वर्ष। तो सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर आपका 25 करोड़ है। चलिए दूसरा
सवाल ये रहा आपका। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल की ओर, जल्दी जल्दी करते हैं। तारे का रंग सूचक है, तो जो तारा का रंग है, तारा का कलर है, उसके तापमान का सूचक होता है, उसके तापमान का सूचक होता है, याद रखिएगा, तापमान का सूचक होता है। और यहाँ पे तो रंग, तारे का रंग है वो तापमान का सूचक होता है। नीला कलर अधिकतम तापमान को दिखाता है और रेड कलर जो है, लाल कलर है, वो न्यूनतम तापमान को बतलाता है, न्यूनतम तापमान को दिखलाता है। तो यहाँ पर आपका सवाल पूछा जा रहा है कि तारे का रंग सूचक है। ऑप्शन है सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, और डी ऑप्शन है उसके ताप का। तो तारे का रंग है, उसके ताप का सूचक है। यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, डी आंसर सही होगा। इसके अलावे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है आपका चौथा सवाल। चौथा सवाल है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। तो वैसा तारा जिसके बाहर वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि तारे की आयु उसके द्रव्यमान पे निर्भर करती है, और इसके बारे में कोई भी तारा बड़ा होगा या छोटा होगा, है ना, बड़ा होगा या छोटा होगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसका मास कितना है। तो चंद्रशेखर के द्वारा सबसे पहले यह बताया गया था कि जो वैसा तारा जिसका मान सूर्य से 1.5 गुना अधिक होगा लघु तारा कहलाएगा, और उससे बड़ा यदि होगा 1.5 गुना से अधिक होगा तो उसे मैसिव स्टार कहेंगे, बड़ा तारा कहेंगे। तो यहाँ पे 1.44 ms याद रखिएगा, 1.44 ms का मतलब हो गया मास ऑफ सन। सन से तुलना किया गया, सूर्य से तुलना किया गया है। तो चंद्रशेखर सीमा क्या है? 1.44 ms है। कभी कभी ये सवाल रहेगा। और नेक्स्ट यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ का जो सवाल है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, ये है आपका चंद्रशेखर सीमा। तो 4 का ऑप्शन ए हो गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यहाँ पे कृष्ण छिद्र, ब्लैक होल की चर्चा की जा रही है। ब्लैक होल की देखिए 5वां में है कि कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल, है ना, कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था ब्लैक होल सिद्धांत को? तो देखिए 4 ऑप्शन है। यहाँ पे सी ऑप्शन है एस चंद्रशेखर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले जानकारी दिया गया था। जबकि जो शब्द है ब्लैक होल शब्द जॉन ए व्हीलर के द्वारा दिया गया था। तो जॉन ए व्हीलर का भी नाम याद रखिएगा। जॉन ए व्हीलर के द्वारा ब्लैक होल टर्म दिया गया था, जबकि इसके बारे में जानकारी जो है एस चंद्रशेखर के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये भी ब्लैक होल से संबंधित है। ब्लैक होल जिसे श्याम बीवर भी कहा जाता है, कृष्ण छिद्र भी कहा जाता है। तो इंग्लिश टर्म याद रखिएगा, आपको कठिनाई कम होगा। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। कथन है और कारण है, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, पर ए की सही व्याख्या आर करता है। ए और आर दोनों सही है, पर ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। ए सही है पर आर गलत है। और डी ऑप्शन है ए गलत है पर आर सही है। देखिए ये क्या है, कथन क्या कह रहा है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। देखा तो जा सकता है, ठीक है, देखा तो जा सकता है, लेकिन आर जो है ये बोला जाता है कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। ये देखिए सही है कि कृष्ण छिद्र में घनत्व इतना ज़्यादा होता है, ग्रेविटी इतना ज़्यादा होता है, गुरुत्व इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी इससे के गुरुत्वीय क्षेत्र से नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए गलत है, आर सही है, डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 7वां जो है ये भी ब्लैक होल से संबंधित है। देखिए ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर आने नहीं देता है। इस गुण का कारण क्या है? यानी ब्लैक होल से प्रकाश भी नहीं निकल पाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो अभी आपको बताए क्या,
तो इसका उच्च घनत्व। 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, बहुत छोटा आकार, बहुत बड़ा आकार, बहुत उच्च घनत्व और बहुत अल्प घनत्व। तो 7 का आंसर सी होगा। उच्च घनत्व के कारण यहाँ से लाइट भी नहीं निकल पाता है, कुछ भी विकृत नहीं होता है, विकृत नहीं होता है। 8 है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्दावली है जो अंतरिक्ष से संबंधित नहीं है। टेलीमीटरिंग, दूसरा है भारहीनता, टेलीमीटरिंग, भारहीनता, सिसलुनर और डी है बाइट। तो याद रखिएगा ये जो है संबंधित नहीं है अंतरिक्ष शब्दावली से। चलिए 8 हो गया। 9वां सवाल हम लोग देखते हैं। 9वां सवाल यहाँ से पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ये क्या कहा जा रहा है, तो अब देखिए कूट ए और कूट बी को मिलाइएगा। पहला क्या है कि ग्रह है, दूसरा में चंद्रमा है, उपग्रह है, ये ठीक है उपग्रह है। इसके अलावा यानी क्या है कि आपको मिलाना है उपग्रह, चंद्रमा क्या है तो उपग्रह है, ठीक है। यूरेनस क्या है तो ग्रह है, ये आपको दिया गया है सूची ए से। तो ए कहाँ पे मिल रहा है, ए का 1 होगा, तो ए का 1 आपका देखिए कहाँ पे है, सॉरी बी का 1 होगा ना, चंद्रमा उपग्रह है। ए का क्या होगा, ए का 2 होगा, तो ए का 2 कौन सा है, ए का 2 देखिए 2 जगह पे आपको दिख रहा है। इसके अलावे क्या है उपग्रह, तो बी का 1 है, तो बी का 1 कहाँ पे है, बी का 1 ये देखिए आपका 9वां का आंसर बी का 1 देखिए, बी का 1 यहाँ भी है और बी का 1 यहाँ भी है। देखिए डी और ए कंफ्यूज कर रहा है आपको। इसके अलावा पुच्छल तारा तो हैली जो है कॉमेट बोलते हैं पुच्छल तारा को, तो हैली कॉमेट विख्यात है, हैली कॉमेट। तो सी का 4 हो जाएगा। देखिए सी का 4 कहाँ पे है, तो 2 तो यहाँ पे मिल रहा था लेकिन सी का 4 डी वाले में नहीं है, तो सी का 4 कहाँ पे है आपका ए वाले में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये ऐसा भी सवाल आपसे रूबरू हो सकता है, तो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा। 10वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे देखिए अंतरिक्ष में कौन सा नहीं पाया जाता है। तो आप यदि पढ़े होंगे तो पल्सर के बारे में भी जानते होंगे, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार इज नोन एज पल्सर। ब्लैक होल के बारे में अभी आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटलर स्टार के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, ब्रिटलर स्टार के बारे में जानते होंगे, ठीक है। इसके अलावा क्वेसर है, ये जो लिखा हुआ है थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेसर्स बोलते हैं, वैसा आकाशीय पिंड है जो भारी मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तो इसे क्वेसर्स कहा जाता है। अब यहाँ पे बी ब्रिटलर स्टार जो अंतरिक्ष से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला जो है, यहाँ पे ऑप्शन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। तो 10 का बी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 11 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश स्याह काला है, पहला ऑप्शन। दूसरा है तारे टिमटिमाते नहीं हैं। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा घुमा के दिया गया है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ये देखिएगा 1 और 2 सही है, ठीक है। 1 भी सही है, आकाश काला दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा तारे टिमटिमाते नहीं हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे 11 का बी होगा। चलिए 11 का बी। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल देखने का प्रयास करेंगे। अभी है एक खगोलीय इकाई। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जब हम पढ़ाते हैं, जब मैं पढ़ाता हूँ ये यूनिवर्स, तो सारी खगोलीय इकाई की जो यूनिट है उसकी चर्चा करता हूँ। जैसे सबसे पहले लाइट ईयर के बारे में आप लोग जानते होंगे, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी है उसे लाइट ईयर्स कहा जाता है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 1 लाइट ईयर इक्वल टू है 9.46 10 टू द पावर 16 मीटर 10 टू द पावर 12 मीटर होता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं ये कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले लाइट ईयर्स आता है, ठीक है।
लाइट ईयर की बात करते हैं। इसके अलावे आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके अलावे और पारसेक होता है। इसके अलावे नॉटिकल माइल्स वगैरह भी होता है। तो इसके अलावा स्टैट्यूट माइल होता है। तो चलिए इतने ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं, यहाँ पे सवाल को देखते हुए कि ये जो है आपका क्या कहलाता है ये देख लेते हैं कि एक खगोलीय एकक औसत दूरी क्या है। औसत दूरी की जहाँ तक बात करते हैं तो सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापी जाती है। ठीक है, औसत दूरी जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच वो खगोलीय यूनिट में मापा जाता है। तो 12 का ए ऑप्शन सही होगा। इंटरगैलेक्टिक प्रकाश वर्ष जो है उसे इंटरगैलेक्टिक डिस्टेंस मापा जाता है। दो गैलेक्सी के बीच या दो तारे के बीच की दूरी मापते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य है। और दूसरा सबसे निकट का तारा कौन सा है तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी आप लोग जानते होंगे। प्रॉक्सिमा सेंचुरी कितना दूर है तो 4.2 लाइट ईयर्स प्रॉक्सिमा सेंचुरी को बोला जाता है। 4.2 लाइट ईयर्स है, प्रकाश वर्ष है। इसके अलावा अल्फा सेंचुरी का नाम सुने होंगे, 4.3 प्रकाश वर्ष है। 4.3 प्रकाश वर्ष है। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश वर्ष दो तारों के बीच की दूरी, दो गैलेक्सी के बीच की दूरी की इकाई है, जबकि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य तथा पृथ्वी के बीच दूरी मापने की इकाई है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ देखें प्रकाश वर्ष से सवाल आया है। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है तो अभी दूरी मापने की बता रहे थे कि आकाश गंगाओं के बीच या तारों के बीच की दूरी मापी जाती है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। 13 सवाल हम लोग कर लिए। 14वां सवाल है आपसे, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। अभी आपको बताए हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आपका आंसर सही होगा, यदि आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो गलत होगा। तो इस प्रकार से पढ़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल हो सके। अभी डिस्कस कर रहे थे, देखिए सारा कुछ आ रहा है। क्या है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सा है। देखिए स्टीलर मील है, स्टैट्यूट माइल बता रहे थे आपको, कॉस्मिक किलोमीटर है, गैलेक्टिक इकाई है, प्रकाश वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 14 का आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, तारों के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष। और कभी कभी देखते हैं ऑप्शन में भी गलत रहता है, तो ऑप्शन को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो ज़्यादा करीब होगा वही सही होता है। अभी आपको बताए थे कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी सूर्य का सबसे निकट है। सूर्य का सबसे निकट प्रॉक्सिमा सेंचुरी है तो 4.2 लाइट ईयर्स अभी बताए थे। इसके बाद अल्फा सेंचुरी है 4.3 लाइट ईयर्स। तो ये प्रकाश वर्ष जो है तारों के मध्य दूरी को मापता है। नेक्स्ट है आपका 15वां सवाल, महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपका महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, ज्वालामुखी की उत्पत्ति से। यहाँ पे तो आसान सा सवाल है, बी हो जाएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। किन के द्वारा दिया गया था तो जॉर्ज लेमेट्रे के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा इसको और क्या कहते हैं तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये रखिएगा। नेक्स्ट है 16, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। तो 16 का आंसर देखिएगा। ये तो पता होगा, गैलीलियो के द्वारा दूरबीन की खोज की जाती है। ग्रेविटेशनल लॉ की बात करते हैं, ये पाणिनि के द्वारा तो जानते होंगे, संस्कृत में काम किया गया है। और कोपरनिकस जो है सबसे पहले क्या दिए थे तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, याद रखिएगा। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था तो कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था तो 1543 ईस्वी में दिया गया था। इसमें ये क्या बात करते हैं कि सूर्य जो है वो यूनिवर्स के केंद्र में है। यूनिवर्स के केंद्र में कौन है, सूर्य है, और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो कोपरनिकस को ही सौरमंडल का जनक भी कहा जाता है। सौरमंडल की खोज किसने की थी तो कोपरनिकस। और आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कौन है तो कोपरनिकस ही है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर कोपरनिकस होगा। नेक्स्ट है 17 में देखते हैं कि हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये जो कथन सही वाला होगा ना, याद रखिएगा जो सत्यता के सबसे ज़्यादा करीब होगा वही सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। डेंसेस्ट प्लेनेट पृथ्वी को कहा जाता है, डेंसेस्ट प्लेनेट कहा जाता है। इसके अलावा पृथ्वी का सघन मुख्य तत्व सिलिकॉन है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75%। इसके बाद सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का
90 गुना है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, डेंसेस्ट प्लेनेट बोला जाता है पृथ्वी को, डेंसेस्ट प्लेनेट कहा जाता है। 18 नंबर देखते हैं, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 ग्रह हैं सौरमंडल में, ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। लेकिन पहले कितना था? तो 2006 तक है ना, 2006 तक कितना था? तो 9 था। बाद में IAU का नाम सुने होंगे, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा ग्रह नक्षत्र जो ग्रह की परिभाषा दी गई है, नई ग्रह की परिभाषा के अंतर्गत जो प्लूटो है उसे ड्वार्फ ग्रह में से जो है वर्गीकृत कर दिया गया है, उसे बौना ग्रह कहा गया है। तो 2006 के बाद सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और प्लूटो जो है जो सबसे छोटा ग्रह कहलाता था वो क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट है, बौना ग्रह करार दिया गया है। ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? 19 हम लोग देखते हैं। 19 का ये प्रकाशहीन होते हैं इसलिए चमकते नहीं हैं। देखिए ये आप समझ रहे होंगे, ये है। फिर ये अप्रकाशमान होते हैं, हुए भी चमकते हैं। ये प्रकाशमान होते हैं क्योंकि चमकते नहीं, ये प्रकाशमान भी है और चमकते भी हैं। यहाँ पे सही आंसर 19 का बी होगा, याद रखिएगा 19 का बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग 20 सवाल में जाते हैं, है ना। 20वां सवाल ये है आपका, निम्नलिखित में ग्रहों को उसकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये देखिए सूर्य से बढ़ते दूरी का क्रम यदि बात करते हैं तो आपको याद रखना है कौन सा? तो एक सेंटेंस जो है क्या है? माई वेरी इफिशिएंट, जानते भी होंगे आप लोग, इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये याद रखिएगा। 8 सवाल आपका हो गया। पहला अक्षर एम से क्या होता है? मरकरी बुध होता है। वी से वीनस होता है। तीसरे नंबर पे अर्थ है, ई से अर्थ होता है, एम से मार्स होता है और जे से जुपिटर होता है, एस से सैटर्न होता है, यू से यूरेनस होता है और एन से नेपच्यून होता है। तो ये है आपका। आप देखते हैं सबसे पहले क्या है? तो बुध है। यहाँ पे देखिएगा बुध है तो सबसे पहले बुध होना चाहिए। तो बुध के बाद क्या है? शुक्र की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए शुक्र की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले शुक्र आ रहा है, तो 1 नंबर होगा इसमें। सबसे पहले तो शुक्र आता है। शुक्र के बाद कौन सा है? तो शुक्र के बाद अर्थ है, तो 1 के बाद 2 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद मार्स आता है। मंगल है तो नहीं है यहाँ पे ऑप्शन, तो जुपिटर है, तो यानी 1 2 3 आ रहा है और सबसे लास्ट में क्या है? 4 है, अरुण की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 20 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 20 का आंसर ए होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। 20 का आंसर ए होगा। तो इस प्रकार से आप करिएगा, आपका सवाल कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। अब इतना गंदा किए हैं, इसको करना होगा क्योंकि नेक्स्ट सवाल भी तो हमको देखना है। चलिए खैर ये सब आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, सवाल पूछा जाता है। चलिए ये है आपका 20 सवाल। 21वां सवाल चलते हैं। क्या पूछ रहा है कि ए सूची को 2 से सम्मिलित करिए। लीजिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है, ठीक है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये क्या है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, आप लोग जानते भी होंगे, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। तो ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का ए होगा। ए का ए देखिए, ए का ए साधारण तौर पर एकदम मिल गया। ए का ए कौन सा होगा? तो डी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो 21 का डी, 21 का डी देखिए यहीं पे एक ही से ये पकड़ में आ गया है। ऐसे हम लोग देख लेते हैं पूरा। देखिए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, जुपिटर है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन है? सौरमंडल से सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन सा है? दूसरे स्थान पर तो सी का ऑप्शन क्या है? देखिए सी का 1 बोल रहा है, सी का 1 है। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। खैर चलिए एक ही से सवाल यहाँ पे हल हो जा रहा था, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका है 22, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए। आकार के अनुसार घटता क्रम, देखिए जैसे ही ये सवाल आएगा आउटर प्लेनेट को याद रखिएगा। इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आउटर प्लेनेट को याद रखने। कौन सा है आउटर प्लेनेट? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये आउटर इसको क्यों कहते हैं? देखिए आउटर क्योंकि यह एस्टेरॉइड से बाहर है। देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक इमेज हम यहाँ पे रखे हैं। देखिए ये है आपका, ये इमेज को यदि ध्यान दीजिएगा, ये है आपका एस्टेरॉइड बेल्ट और एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर है तो इसे कहते हैं इनर। ये देखिए इनर है,
इनर प्लेनेट कौन कौन सा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनर। आउटर प्लेनेट कौन सा है, जो इसके बेल्ट के बाहर है, ये है आपका आउटर, ये आउटर प्लेनेट है। आउटर प्लेनेट में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये यदि रहेगा 4 ऑप्शन रहा, आप कर पाइएगा, ठीक है। यहाँ पे तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। देखते हैं ये जो सवाल था आपका, ये वाला सवाल रहेगा तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की बात करेंगे। सबसे पहले जुपिटर है, यानी ए हो जाएगा, उसके बाद 4 होगा, 1 के बाद 4 हो जाएगा जुपिटर, सैटर्न। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद यूरेनस, यानी 1 4 2 1 4 2 1 4 2 कहाँ पे आ रहा है, सी में आ रहा है, तो 22 का सी आंसर है, 22 का सी। देखिए एकदम सही होगा, यदि आप सही पढ़े हैं तो कोई नहीं रोक सकता है, आपका काम हो जाएगा। और यदि नहीं पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है, सिर्फ रट के गए हैं, तो वो काम नहीं होने वाला। अब उस प्रकार से सवाल नहीं पूछा जाता, और सवाल है भी तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपका एग्ज़ाम में थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है और आप सफलता से दूर हो सकते हैं। चलिए 23 में हम लोग देख लें। 23 में क्या है कि कौन सा ग्रह सौरमंडल में नहीं है, लीजिए सौरमंडल में नहीं है, तो यहाँ तो आसान सा सवाल है, आसान सा सवाल है। 23 का बी, फ्लोरिडा के बारे में तो आप जान रहे हैं, फ्लोरिडा कहाँ है, बुध, शुक्र, शनि, तो अभी देखें हम लोग। यह है आपका नेक्स्ट है आपका, सूर्य से दूरी के क्रम में लिखेंगे कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं। देखिए मंगल और यूरेनस के बीच है, मंगल, मार्स और यूरेनस के बीच में कौन सा 2 ग्रह है, याद रखिएगा। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर है बी, यानी बृहस्पति और शनि, बृहस्पति और शनि, ये है आपका। तो मंगल और यूरेनस के बीच में कौन सा है, बृहस्पति और शनि है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित जो पदार्थ हैं वो होते हैं द्रव्य एवं गैसीय, दोनों अवस्थाओं में होता है, द्रव्य एवं गैसीय दोनों ही अवस्थाओं में होता है, द्रव्य एवं गैसीय दोनों ही अवस्थाओं। प्लाज्मा स्टेट का बात करता है ना, सूर्य में जो ऊर्जा है ना, वो किस रूप में होता है, ईंधन किस रूप में होता है, तो हाइड्रोजन, ईंधन हाइड्रोजन होता है, किस फॉर्म में होता है, तो प्लाज्मा स्टेट में होता है, तो द्रव्य एवं गैस दोनों के फॉर्म में होता है, ये याद रखिएगा। 25वां सवाल। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 26 को, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा, तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोजन लगातार हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन लगातार हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है, हाइड्रोजन का 2 अणु मिल करके, है ना, हाइड्रोजन का 2 अणु मिल करके तो हीलियम में परिवर्तित होते रहते हैं, तो याद रखिएगा। इसके अलावा 27वां सवाल है आपका कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं कौन सा है, तो यहाँ पे 27 का आंसर ए हो जाएगा। 27 का आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। 27 का आंसर ये, देखिए सप्तऋषि से ग्रुप ऑफ 7 स्टार होता है, कॉन्स्टेलेशंस का बात कर रहा है, तारामंडल की बात कर रहा है, तो बोला जाता है कि वेरियस पैटर्न्स फाउंड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार, है ना, वेरियस पैटर्न्स आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज कॉन्स्टेलेशन। तारामंडल क्या है, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा निर्मित आकृति, उसे क्या कहा जाता है, तारामंडल कहा जाता है। और सप्तऋषि क्या है, तो 7 तारों का समूह है, 7 तारों का समूह है, आसानी से पहचाना जाने वाला तारामंडल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। यहाँ पे देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी पूछा जा रहा है, तो ये कितना है, तो 149.8 किलोमीटर, 149.8 किलोमीटर होता है, 8 मिलियन किलोमीटर, है ना, 149.8 मिलियन किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। कहीं कहीं पे 150 मिलियन किलोमीटर भी लिखा रहेगा, 150 मिलियन या तो 15 करोड़ लिखा हुआ रहेगा, तो याद रखिएगा। यहाँ का ऑप्शन जो है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 28 का ऑप्शन है आपका डी, 150 मिलियन किलोमीटर है, ऐसे एग्जैक्ट है 149.8 मिलियन किलोमीटर। यहाँ पे देखिए ये सवाल सही होगा, ये जो ऑप्शन है सही है, डी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, मतलब पेरीहेलियन और अपहेलियन की बात कर रहा है, ठीक है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी है ये कितना है, तो आपको बताए 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन लगभग बोलते हैं, 150 मिलियन किलोमीटर है। लेकिन क्या ये स्थिर है, स्थिर नहीं है, ठीक है। तो 2 कंडीशन की बात करते हैं, एक को बोलते हैं अपहेलियन, अपहेलियन, अपहेलियन को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं, अपसौर। अपसौर ये कितना होगा,
तो ऑफशोर में 152 मिलियन किलोमीटर होता है, 152 मिलियन किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए पहला अक्षर याद रखिए, ए से अबे याद रखिएगा, ए से अबे। ये कब होता है, तो ये हो जाता है आपका 4 जुलाई को। तो याद रखिएगा अपहेलियन क्या है, अपहेलियन हिंदी होता है अपसौर, और ये कितना हो जाता है, तो 152 मिलियन किलोमीटर हो जाता है, और सब दूरी ज़्यादा होता है इस समय में। ठीक है, तो अपहेलियन ए से अबे याद रखिएगा। इसके अलावे दूसरा जो टर्म यूज होता है जिसे पेरीहेलियन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो टर्म है जिसे पेरीहेलियन कहा जाता है, देख लेते हैं पेरीहेलियन को भी। पेरीहेलियन, पेरीहेलियन, पेरीहेलियन ये क्या है, तो उपसौर इसको कहा जाता है। ये वह था अपसौर और ये है आपका उपसौर, उपसौर, ये है उपसौर। पहला अक्षर इंग्लिश वाला याद रखिएगा, पी से क्या होता है, पास होता है। ठीक है, पी से पास होता है, तो पास का मतलब करीब हो गया। ये कितना होगा, तो 150 औसत था, 152 अधिक वाला होगा, और ये 147 मिलियन किलोमीटर होगा। 147 मिलियन किलोमीटर याद रखिएगा। कब होता है, तो यह 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को होता है। यहाँ से सवाल देखिए बन रहा है आपका, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि सूर्य से निकटतम दूरी कब हो रहा है, तो 3 जनवरी को हो रहा है। तो 29 का कौन सा सही होगा, 29 का जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा, तो 3 जनवरी को सही होगा, 29 का ए सही होगा। चलिए 29 का ए, जब आप पढ़े हैं ना तो ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे बन जाना चाहिए। पढ़े हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, यदि पढ़ लिए हैं तो वो बन जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, ये याद रखिएगा। 30 नंबर का जो सवाल है, सबसे कम कौन सा, तो बुध, बुध याद रखिएगा, सबसे कम समय बुध लगाता है। इसके अलावे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता, याद रखिएगा, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, बुध है, तो 31 का बी होगा, 31 का बी होगा। जो आसान है उसको एकदम आसानी से हल कर लें। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र बताए थे, यहाँ पे देखिए यहाँ भी बी ऑप्शन है, तो 32 का भी बी हो गया, 32 का भी बी हो गया। अब 33 देखते हैं, 33 सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं। यहाँ पे भी देखिए सेम सवाल बुध हो जाएगा, ये है आपका। इसके अलावा सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो मौसी प्लेनेट आपको पता है, मौसी प्लेनेट शुक्र है। तो हमारा जो सौरमंडल है, सौरमंडल में मम्मी, मौसी, ठीक है, मामा सब हैं। ठीक है, पिताजी, जहाँ तक बात करते हैं समझने के लिए है ये, ठीक है, दिल पे नहीं लेना है। पिताजी ऊर्जा और उष्मा का मुख्य स्रोत होते हैं। हम लोग को क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो सूर्य जो है उष्मा और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा मम्मी तो धरती माता, आप लोग जानते भी होंगे, तो मम्मी ये पृथ्वी अर्थ। इसके अलावा मौसी शुक्र, जुड़वा ग्रह इनको कहा जाता है। ठीक है, सिस्टर भी कहा जाता है, तो शुक्र जो है मौसी है। तो याद रखिएगा मौसी थोड़ी सी गर्म मिजाज की है, तो शुक्र याद रखिएगा यहाँ पे हो गया सर्वाधिक गर्म। इसके अलावा इवनिंग स्टार, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहा जाता है ना, शुक्र को कहा जाता है। 35 का सी हो जाएगा, ये सब आसान है। इसके अलावा 36 में चलते हैं। शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है, पहला कथन है। दूसरा है शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अधिक है। ठीक है, तो ये कथन और कारण वाला सवाल है। इसका आंसर 36 का आंसर क्या हो जाएगा, 36 का आंसर ए होगा, यानी ए और आर दोनों सही है और ए सही व्याख्या करता है। देखिए कोई भी कथन और कारण वाला सवाल आएगा उसमें क्योंकि लगा के सवाल पूछिएगा। ठीक है, चूंकि या क्योंकि लगा के, बिकॉज लगा के सवाल पूछिएगा, तो यदि वो आंसर सही हो रहा है, यदि सवाल का आंसर जो है सही मिल रहा है तो वो सही होगा, और गलत मिल रहा है तो गलत। जैसे वीनस या शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है क्योंकि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अधिक है। तो ये इसके अलावा या तो चूंकि सूर्य के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अधिक है, अतः शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव, यानी सही आंसर हमको मिल रहा है। सही आंसर ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तापमान बहुत ज़्यादा, इसके कारण शुक्र पर जीवन संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट है आपका 37।
37 में है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह भी बताए, मौसी प्लेनेट कौन सा है? शुक्र है। 37 का बी हो जाएगा, 37 का बी, ये देखते हैं 37 का बी, ठीक है। 38 नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल निम्न होता है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, निम्न में से कोई नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, 38 का ए हो जाएगा, 38 का ए होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 39 में, निम्नलिखित में किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? एरिस्टोटल के द्वारा सबसे पहले बताया गया। अरस्तु इसके बारे में सबसे पहले बताते हैं कि पृथ्वी गोल है, तो एरिस्टोटल को याद रखेगा, अरस्तु को याद रखेगा। निम्नलिखित में से किनके बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं? ये तो पहले बताया जा चुका है ना। खगोलीय इकाई किसके बीच में कहते हैं? तो खगोलीय इकाई पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को कहते हैं, खगोलीय इकाई में मापते हैं। तो यहाँ 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर ए होगा, 40 का आंसर ए होगा। एक बार यदि पढ़ लीजिएगा, यदि हम पढ़ा दिए एक बार, तो कोई भी सवाल लगभग सवाल आप बना लीजिएगा। तो साथ में जुड़े रहिए, देखते हैं कैसा सवाल पूछा जाता है। अभी हम 50 सवाल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम और 50 करेंगे, ठीक है। 50 तक अभी देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 41, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? यहाँ पे देखिए सवाल आ रहा है, क्या ये बता दे रहा है? 41 का ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कोपरनिक्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। कोपरनिक्स हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या बताते हैं? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में ये बताते हैं कि सूर्य यूनिवर्स के केंद्र में है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। इसके अलावा देखिए पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है, देखिए ये कोपरनिक्स के द्वारा बोला गया। लेकिन एक और आप याद रखिएगा, यहीं पे जियोसेंट्रिक थ्योरी है ना, कभी कभी यहाँ से भी सवाल रहता है। जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक याद रखिएगा, जियोसेंट्रिक भू केंद्रीय बोला जाता है। ये जियोसेंट्रिक थ्योरी भू केंद्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो टॉलमी का नाम याद रखिएगा, टॉलमी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 140 ईस्वी में, 140 ईस्वी में टॉलमी के द्वारा दिया गया था। जियोसेंट्रिक थ्योरी ये बताते हैं कि यूनिवर्स के केंद्र में पृथ्वी है और सभी ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी टॉलमी के द्वारा दिया गया, जबकि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किनके द्वारा? कोपरनिक्स के द्वारा दिया गया है। और कोपरनिक्स ये बात करते हैं कि यूनिवर्स के सेंटर में सूर्य है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, पृथ्वी के भूगर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर ए है, लोहा दूसरी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यदि जो है दूसरी सबसे ज़्यादा लोहा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। लोहा दूसरी सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा। इसके अलावे देखिए, यदि बात करते हैं कि पृथ्वी की परत में कई तत्व पाया जाता है, तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखना है। क्रस्ट पूछ रहा है या आपका यहाँ पे संपूर्ण पृथ्वी पूछा जा रहा है। तो पूरे क्रस्ट की जहाँ तक बात करें, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो क्रस्ट में ऑक्सीजन ज़्यादा पाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है दूसरी सबसे ज़्यादा कौन सी है? तो लोहा है, दूसरी सबसे ज़्यादा लोहा है। इसके अलावा 43 में एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का नाम क्या है? तो इसको क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा, नीला ग्रह कहा जाता है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर आपका 43 का आंसर सी, ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है, ठीक है। ग्रीन प्लेनेट, या ये आंसर गलत, ये जो ऑप्शन है ब्लू प्लेनेट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, ग्रीन नहीं होगा, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है पृथ्वी को। और क्यों कहा जाता है ब्लू प्लेनेट? क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा है। और हनी सिंह का गाना सुने हैं ना, ब्लू है पानी पानी पानी, वो तो बता रहा है पानी कैसा होता है, ब्लू होता है, और सबसे ज़्यादा पानी है, इसी कारण ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट, यहाँ पे देखिएगा 8 मिनट 18 सेकेंड ऐसे लगता है, याद रखिएगा। कभी कभी सवाल पूछा जाता है 8 मिनट 18 सेकेंड, तो याद रखिएगा 8 मिनट 18 सेकेंड, ठीक है। 8 मिनट 18 सेकेंड है। कभी कभी सेकेंड पूछ देगा, तो याद रखिएगा लगभग 500 सेकेंड है, लगभग 500 सेकेंड है यदि सेकेंड पूछे तो। चलिए ये रहा आपका
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 45 में। निम्नलिखित में से किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है? देखिए सबसे कम दूरी कब होता है? 45 का आंसर, 45 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 जून को। पेरिहेलियन बताए थे आपको, पेरिहेलियन। इसके अलावे 46 वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप कौन सा है? यहाँ पे आंसर याद रखिएगा, सूर्य होगा 46 का सी। सूर्य सबसे निकटतम तारा है, सूर्य सबसे निकटतम तारा है, ठीक है, ज़्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? याद रखिएगा 80% लोग गलत करते हैं, तो पृथ्वी का सबसे निकट आ गया आंसर, एक क्वेश्चन आया और याद रहता है सूर्य का निकट, तो यहाँ पे गड़बड़ मत करिएगा। 47 का आंसर आपका होगा बी, शुक्र। बहन ज़्यादा करीब होती है, याद रखिएगा, बहन ज़्यादा करीब होती है, तो शुक्र क्या है? बहन है। बहन ज़्यादा करीब होती है कि और दूसरा लोग, तो बहन ज़्यादा करीब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बहन, शुक्र। इसके अलावा 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? देखिए निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? 48 का ऑप्शन मंगल दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या बताया? ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि यदि आपके पास ऑप्शन है, उस ऑप्शन को देखिएगा तो बुध होता है, शुक्र होता है, उसके बाद मंगल होता है। तो शुक्र तो ऑप्शन में है नहीं, तो शुक्र के बाद कौन सा होगा? मंगल होगा। तो ऐसा भी सवाल रहेगा, तो एकदम क्लियर रहिए और शांत दिमाग से, है ना, एकदम धैर्य रखते हुए आंसर कीजिए, आपका सही होगा। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह, अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सा है? तो सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 49 का सी हो जाएगा। देखिए सी हो जाएगा, बुध और शुक्र है। इसी को इन्फीरियर प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्य और पृथ्वी के बीच है, तो इसको इन्फीरियर प्लेनेट बोलते हैं। घटिया ग्रह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा 50वां सवाल, लास्ट सवाल हम देख रहे हैं, आज ले रहे हैं 50वां सवाल। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो लगभग 365 दिन, आप लोग जानते होंगे, लगभग 365 दिन, लगभग बोला जाता है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। 365 दिन और कुछ मिनट भी होता है, कुछ सेकेंड भी होता है, 5 घंटा 4 मिनट ऐसा करके है आपका। तो 365 दिन लगभग 6 घंटा होता है, तो यही 4 साल के बाद क्या हो जाता है? ये एक दिन बढ़ जाता है, लीप ईयर जिसको बोलते हैं, तो 365.25 ये याद रखिएगा। फिर ये बढ़ते बढ़ते क्या है? लीप ईयर जिसे कहा जाता है। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन लगता है। तो ये है आपका 50वां सवाल। नेक्स्ट चलिए ये सवाल भी देख लेते हैं, फोबोस और डिमोस किसका ग्रह है? तो मंगल का उपग्रह पूछा जा रहा है, ठीक है। उपग्रह से सवाल है, फोबोस व डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो मंगल के हैं, याद रखिएगा, मंगल के हैं। 51 का कौन सा हो जाएगा? बी, मंगल के हैं ये उपग्रह। और यहीं पे याद रखिएगा डिमोस जो है, ये डिमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम है। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा, और जुड़े रहिए, और भी सवाल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद आप सभी को।